अनुज सर, ये अचानक आप जूम कॉल करके मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? मैं अभी नोटों की गड्डियां गिनने में बिजी हूँ। सर, डिस्टर्ब करने के पीछे का कारण भी आप ही हैं कहीं ना कहीं। 28 मई को इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था। एक दिन बुला के आपने मुझे बताया कि जल्दी से तुम आंसर की को रिलीज करो। एक्यूरेसी की परवाह मत करो, भले ही उसमें एरर है। ये आपने डायरेक्टिव 4 नंबर का दिया था मुझे, जल्दी जल्दी आंसर की बनाओ। मैंने जल्दी जल्दी आंसर की तो बना दी, लेकिन उस चक्कर में मेरे 20 एमसीक्यू गलत हो गए आंसर को उसमें। पर ये तो अभी आप 1 डेढ़ साल पुराने गड़े मुर्दे खोद रहे हैं ना, कि 28 मई 2022 को प्रीलिम एग्जाम जो हुई थी उसकी अब जाके 2023 के ये जुलाई महीने में आंसर की आई है। और अभी आप मैच करके बोले 20 आंसर अपने गलत हैं। तो क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ के आप बदनाम कर रहे हैं? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी में पिछले साल हमने किसी को बोला हो कि करप्ट है, अभी वो अपने साथ आ जाए लोग भूल जाते हैं। मी टू जिसने किया वो बिग बॉस में जाए लोग भूल जाते हैं। तो उसी तरह मेरे भी सारे गुना वाइट वॉश हो जाएंगे, मैं एक दो जगह पर जाके कुछ कार्यक्रम कर दूंगा। ये तो इसकी कोई कीमत ही नहीं है। यू आर अननेसेसरीली डूइंग दिस। खैर मित्रों, ये तो हंसी मजाक था अपना रोस्ट। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2022 की जो प्रीलिम एग्जाम हुई थी उसकी आंसर की अब जाके ये जुलाई महीने में यूपीएससी ने रिलीज किए 2023 में। और हमने पहले से डेटा एंट्री करके रखी थी कि अलग अलग विषय में अपनी आंसर की क्या थी, मतलब अन अकेडमी की और बाकी इंस्टीट्यूट्स की क्या थी। और फिर अभी ऑफिशियल आंसर की आई तो कमांड दिया कि मैच कितने हो रहे हैं। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि कुछ तो ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं कि जिनकी जितने क्वेश्चन थे उसमें 8 क्वेश्चन उनके गलत हैं, यूपीएससी के अलग गए हैं। अन अकेडमी का सबसे लोएस्ट एरर, सिर्फ 4 एमसीक्यू ऑफिशियल आंसर की के साथ मैच नहीं हो रहे। और हमने बाकी भी सारे इंस्टीट्यूट्स की ये पूरी लिस्ट है उनको कंपेयर किया। हालांकि मैं ये बताना चाहूँ, ये कोई कीचड़ उछालने के लिए हम नहीं कर रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब आप अपना स्कोर काउंट करते हैं, आप कट ऑफ प्रिडिक्ट करते हैं, तो सोचो कि 8 सवाल अगर गलत होंगे जो मैच ही नहीं हो रहे हैं, और फिर आप अपना कट ऑफ में ये हो रहा है वो हो रहा है ऐसा सोच के चलते हैं, दैट इज नॉट हेल्पिंग। एनीवेज, अब इसमें हो सकता है कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट अभी ऑफिशियल आंसर की आ गई है तो अपनी वेबसाइट पे अपने ही आंसर की एडिट करके चेंज कर दे और कहे कि हमारे ज़्यादा एक्यूरेट थे। तो मैं बता दूं कि ये सबके ऑलरेडी पुराने आंसर की हमने गूगल ड्राइव में सब स्टोर करके रखे थे, बट ऑब्जेक्टिव इज नॉट कीचड़ उछालना। तो छोड़ो वो सब बात को, कुल मिला के क्या हो रहा है कि अप टू 20 क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जहाँ पर कोचिंग वाले एक तरफ और यूपीएससी वाले एक तरफ। ये ऐसी बात है कि जैसे एक आयुष्मान भारत वाला प्रश्न था, तो अब इसमें 4 5 कोचिंग वालों को लगा बी जवाब होना चाहिए और 5 वालों को लगा कि डी जवाब होना चाहिए। सो इट इज नॉट मैचिंग लाइक दैट। एक प्रश्न यूपीएससी ने खुद कैंसिल किया है, यूएस फेड टेपरिंग का। आप वीडियो पॉज करके इसका इंग्लिश और हिंदी वर्जन सुकून से पढ़ना पहले। मैं आपको थोड़ा टॉपिक जल्दी से बता दूं ताकि आप समझ सके कि इसमें क्या हुआ होगा। हाँ, तो मामला कुछ था ये फेड टेपरिंग टॉपिक के बारे में। वो बात ऐसी है कि जब अमेरिका अपने लोन के ब्याज दर महंगे करता है तो उसके भारतीय अर्थतंत्र पे क्या असर होती है कि बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया से अपना पैसा निकाल लेते हैं। मान लीजिए इंडिया की कंपनियों के शेयर खरीदे, वो बेच देंगे, उनको रुपया नाम की करेंसी मिलेगी, उसको वो कन्वर्ट करके डॉलर लेके उधर भाग जाएंगे। अब ऐसा जब भी होता है तो आप समझो डॉलर की डिमांड बढ़ती है रुपये की सामने। तो मान लीजिए पहले डॉलर का भाव वो $1.75, बाद में हो जाता है 80 रुपी। राइट, तो ये वीकनेस आ गई। अब जैसे ही इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने फॉरेन कंट्री से एक भारतीय के रूप में लोन लिया था तो उसको आपने जो वापस चुकाना है उसका ब्याज चुकाना है, वो भी आपको पहले से ज्यादा जत्था देना पड़ेगा। पहले 75 रुपी देते $1 मिलता, अभी आप 80 रुपये दो तो $1 मिले। तो जोखिम अपना बढ़ता है, खासकर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग में। तो ये कुछ मोटे मोटे रूप से इस टॉपिक की रूपरेखा थी। अब वापस वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सुकून से पढ़ना। तो हम जब ये सारे लॉजिक लगाना चालू करें तो ज्यादातर कोचिंग वालों को लगा इसका जवाब होना चाहिए ए, ओनली 1 and 2 इज करेक्ट। कुछ लोग गए कि 1 and 3 होना चाहिए। वो इस पे डिपेंड करता है कि सेकंड स्टेटमेंट को आप कितना लंबा खींचते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता था कि कैपिटल फ्लाइट में इंक्रीज द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ फॉर्म्स विथ एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। मतलब जिसने पहले से विदेशों से लोन में पैसा लिया है उसका जोखिम बढ़ता है। हाँ, तो बढ़ता है, पर वो क्या, कैपिटल लेके भागा यूएस फेड टेपरिंग में। उसके बाद रुपया कमजोर हुआ, उसके बाद तीसरा स्टेप की ये उनकी जोखिम बढ़ गई कंपनियों की। तो हो सकता है कुछ लोग बीरबल की खिचड़ी पकाए तो कहे ये होगा, कुछ लोग नहीं पकाए तो नहीं होगा। एनीवेज, तो कोचिंग वाले आधे आधे चल रहे थे। अब ऑफिशियल यूपीएससी का क्या स्टैंड है, तो इन्होंने क्वेश्चन ही कैंसिल कर दिया है। तो अब वो क्यों, इनकी क्या सोच रही थी, अब ये तो भगवान जाने, या ये खुद
कुछ खास बोला नहीं। मैंने वापस से हिंदी भी ट्रांसलेशन देखा, लेकिन मुझे उसमें तो कुछ गलत दिखा नहीं कि मिसमैच हो। लगता है कि आपको अनुसार इंग्लिश और हिंदी ट्रांसलेशन गलत है? सर मतलब ऐसा कुछ ब्लंडर तो नहीं है, समझने में थोड़ी डिफिकल्टी हो रही थी, लेकिन जैसे 2021 में यूपीएससी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का ट्रांसलेशन असहयोग आंदोलन की जगह सविनय अवज्ञा आंदोलन कर दिया था, तो वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का ट्रांसलेशन होता है, वैसा कुछ ब्लंडर तो नहीं दिख रहा है सर। जी जी जी। मुझे याद आ रहा है पिछले साल भी इकोनॉमी का एक आध सवाल हटाया था, ऐसा ही कुछ, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट डेफिसिट के बाद। तो खैर, खुशी की बात यह है कि यूपीएससी ने अपनी गलती को मान के, या जो भी था उसने उसको हटाया, ये बड़ी बात है। वरना एक जमाने में ये संस्था इतनी अकड़ू रहती थी। ये तो अभी आरटीआई और ये सोशल मीडिया है, वरना कुछ भी चेंज नहीं करते थे। ये तो एक दो साल से ये हुआ है। खैर, अब इसके अलावा वाले क्वेश्चन जो करीब 20 जितने क्वेश्चन, जहाँ अलग अलग कोचिंग वालों का जवाब अलग अलग चलता है। स्लाइड्स हमने ढेर सारी बनाई है। सब पढ़ने नहीं बैठेंगे, आप आराम से वीडियो पॉज करके देखना। यहाँ पर स्लाइड का मैं आपको फॉर्मेट जल्दी से बता दूं। जो ग्रीन कलर का आंसर है वो समझो कि यूपीएससी का ऑफिशियल आंसर है। और जो येलो कलर का आंसर है उसका मतलब क्या, कि कुछ कोचिंग वालों का अलग दिमाग चल रहा था, तो उनका जवाब अलग जा रहा था। अभी यहाँ पर जैसे कि ये एक प्रश्न है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन वैसा कहता है कि आपका ये एक्सरे, ब्लड रिपोर्ट, ये सब आप गूगल ड्राइव जैसी कोई चीज में अपलोड कर दो, और जिस भी डॉक्टर के पास जाओ उसको लिंक शेयर कर दो, वो देख लेगा। तो हर जगह जेरोक्स लेके घूमना नहीं पड़े। अब इसके 3 स्टेटमेंट उन्होंने दिए थे। उसके अंदर पहला स्टेटमेंट जो क्या बोलता है, प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल मस्ट अडॉप्ट इट। तो वो तो गलत है। ऐसी अगर हम प्रेस स्टेटमेंट पढ़े कहीं पर भी ऐसा कोई अनिवार्य है, कंपलसरी है, दिखता नहीं। तो उस हिसाब से फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत था। एलिमिनेशन मेथड से भी जाओ, जवाब बनता था बी। तो उस हिसाब से बी जवाब था। अपनी आंसर की मतलब अन अकेडमी आंसर की में भी हमने सही बनाया था, पर कुछ एक दो कोचिंग वालों का अलग चलता था, दे हैड गॉन विद डी ऑप्शन। खैर, फिर एक प्रश्न था इन्फ्लेशन के बारे में, और ये तो काफी आसान सी चीज थी कि महंगाई से लड़ने के लिए रिजर्व बैंक ने क्या करना चाहिए। अब पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है कि इफ इन्फ्लेशन इज टू हाई, आरबीआई इज लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी। पर आप सोचो, अगर आरबीआई आपसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेगी तो आपको पैसा देगी, तो आपके हाथ में अगर पैसा ज्यादा आ गया तो आप शॉपिंग ज्यादा करोगे, डिमांड बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अब एलिमिनेशन मेथड से जाओ तो 1 A, C और D चला गया, तो जवाब होगा बी 2 और 3 अपना करेक्ट था। ज्यादातर कोचिंग वालों का करेक्ट था, एक दो का ही गलत था। तो आपको क्या लगता है अनुसार, ऐसे आसान सवाल में भी कुछ कोचिंग वाले क्यों गलत आंसर के लगाते सर मुझे तो एक और चिंता हो रही है यहाँ पे कि ये तो पहला स्टेटमेंट गलत है से करके एलिमिनेशन से डायरेक्ट भी आंसर पे पहुंच पा रहे हैं, लेकिन अब जिस तरह से 1 पेयर इज करेक्ट 2 पेयर इज करेक्ट हो गया है, उस हिसाब से तो और बड़ी बड़ी गलतियां होंगी। क्यों? हैं? मुझे करेक्ट करेक्ट। यहाँ पे ये दिख रहा है जैसे आपने सिंपल सा वो समझाया कि भाई आरबीआई आपसे अगर वापस लेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, आपको पे करेगा, आपकी परचेसिंग पावर बढ़ेगी, और परचेसिंग पावर डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो आपका इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा। तो ये तो मुझे लगता है सर ये अर्जेंसी में गलत हुआ है, मतलब जल्दी जल्दी छाप दो आंसर की को, उस होड़ में उस कंपटीशन में गलत हुआ है, रेदर देन कि थोड़ा सा तसल्ली से उसको करके, क्योंकि सिंपल सा कॉन्सेप्ट था सर। सही बात है। और ऐसा कुछ विद्यार्थियों के साथ भी हुआ होगा कि उसने भी दिमाग में सही समझा होगा, टिक गलत कर दिया हो। टाइपिंग एरर भी जैसे होती है, ऐसी ओएमआर टिक करने में भी एरर होती है। तो ध्यान रखना है आपने। खैर, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद एक प्रश्न था। अब सच कहूं तो मुझे इसमें लगता है यूपीएससी गलत है, कोचिंग वाले सही है। बात ऐसी है कि अमेजोन की खुद की वेबसाइट है, उस पर अलग अलग सेलर्स अपना प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं और बेचते हैं। अमेजोन की खुद की भी कुछ कंपनियां हैं, जैसे क्लाउड टेल, अपारियो रिटेल, वो भी उस पर अपना सामान बेचती हैं। तो हम्म। प्रश्न ऐसा था कि अमेजोन खुद के स्टोर पे खुद का सामान जो बेचता है वो कितना बेच सकता है, क्या उस पर कुछ सीमाएं, मर्यादाएं? क्या ऐसी जो कंपनियां हैं अमेजोन की सब्सिडियरी कंपनी जैसे क्लाउड टेल, अपारियो, उसमें अमेजोन की कितनी शेयर होल्डिंग की लिमिटेशंस हो सकती हैं? तो उसमें असल में भारत सरकार ने कुछ सख्त नियम बनाए थे। उस हिसाब से हम लोग इसको इंटरप्रिट करें तो कोचिंग वाले क्या सोच रहे थे कि डिग्री टू विच दे, मतलब अमेजोन वाले, कैन ओन बिग सेलर्स जैसे क्लाउड टेल, अपारियो ऑन देयर प्लेटफॉर्म इज लिमिटेड। तो सेकंड स्टेटमेंट असल में सही है। फर्स्ट वाला भी कुछ लोग को सही लगे कि दे कैन सेल देयर ओन गुड्स इन एडिशन ऑफ ऑफरिंग टू अदर पीपल। तो उस हिसाब से जवाब अलग अलग चलते थे। पर यूपीएससी ने क्या पूछ किया इधर, कि ये कितने स्टेटमेंट सही है, तो वो बोल रहा है नाइदर वन नॉट टू। तो मुझे लगता है इसमें कोचिंग वाले सही दिशा में सोच रहे थे, यूपीएससी का एग्जामिनर वो कुछ अलग ही दिशा में सोच रहा है। तो दे शुड एक्चुअली इसको कैंसिल करने की जरूरत है। खैर, फिर एक प्रश्न था कि
जो आप सरकार पैसा उधारी में लेती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी द्वारा, उसके क्वांटिटी के बारे में भारत से लेते हैं विदेश से लेते हैं, उसका प्रश्न था। सब मैं पढ़ने नहीं जा रहा, वीडियो पॉज करके सुकून से देखना। इसमें भी आसान सा प्रश्न था, ज्यादातर सीरियस विद्यार्थियों ने और अपने ये अन अकेडमी के आंसर किया। हमने सही किया था, एक दो कोचिंग वालों का दिमाग अलग चलता था तो वो अलग गए थे। फिर उसी तरह ये जो प्रश्न था, आप एक तो होता है बॉन्ड, कि बॉन्ड खरीदा तो ब्याज मिलता है। दूसरा होता है शेयर, शेयर में ऐसा है ब्याज नहीं मिलता, अपन कंपनी अच्छा प्रॉफिट करे तो आपको अच्छा डिविडेंड मिल सकता है। तो उसके बीच का एक इंस्ट्रूमेंट होता है इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स, और ऐसे जो बॉन्ड में से आप कन्वर्ट करके, मतलब सपोज कि शेयर्स में कन्वर्ट कर सके, ऐसी कोई सुविधा वाला कन्वर्टिबल इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड ऐसा कुछ निकाला जाए। इसका जटिल प्रश्न पूछा था। अब वो लंबा खींच खींच के हमने भी जवाब तो ठीक है, अपन कुछ कोचिंग वालों का अलग गया। मैं सच बताऊं, इसका इस टाइप के क्वेश्चन उनको पूछने नहीं चाहिए। इसमें कुछ स्मॉल टाउन विलेज के विद्यार्थियों का कुछ कल्याण हो नहीं रहा है, ना उनको आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। इट इज़ नॉट हेल्पिंग। हम तो कॉलर खड़े कर सके हमारा सही था गलत था, बट दिस इज नॉट हेल्पिंग। तो अगर यूपीएससी वाले वीडियो देख रहे हैं, मुझसे मुझे लगता नहीं, बट दे शुड कीप दिस इन माइंड। इस पे आप क्या कहते हैं अनुज? ये पिछले 2 साल से क्या आपको लगता है कि हिंदी माध्यम और ये जो छोटे गांव शहर के बच्चे हैं उनके लिए जरूरत से ज्यादा टफ बना दिया इन्होंने? सर बिल्कुल सर, स्पेशली 2023 के एग्जाम की भी अगर बात करें अपन, तो कट ऑफ तो 90 के अंडर ही रह रहा है। हिस्टोरिकली कभी ऐसा हुआ नहीं है कि 88 कट ऑफ 2 इयर्स तक कंसेक्यूटिव चला गया है। तो अब या तो ये है कि बच्चों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि भाई पेपर इसी स्टैंडर्ड का आएगा तो मैं प्रिपरेशन करूं या ना करूं, या फिर उनको नए पैटर्न के हिसाब से तैयार करना चाहिए। लेकिन नए पैटर्न, सर यही है ना, यूपीएससी का तो हर साल ही नया पैटर्न आ जाता है, तो वो नया पैटर्न डिफाइन कौन करेगा? कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, और फिर उसमें भी ऊपर से सी सेट की मार, सर बच्चा जीएस से उभर नहीं पाता है कि उसके ऊपर और सी सेट का डंडा पड़ जाता है। आईआईटी बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते उस क्वेश्चन को जैसा सी सेट का पेपर आ रहा है अभी। तो मुझे समझ करेक्ट। में नहीं आ रहा कि बोर्ड एग्जैक्टली देखना क्या चाहता है प्रीलिम्स के लेवल पे। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देखना चाहता है, या वो ये देखना चाहता है कि बच्चे ने ढूंढ के एक मिशन पे बच्चा निकला होगा, इस टॉपिक तक पहुंच गया होगा, तो देखते हैं कि इस टॉपिक तक कौन कौन पहुंचा होगा, और जो बच्चा इस अफलातून टॉपिक जो किसी ने नहीं पढ़ा है उस टॉपिक तक पहुंच गया उसका सिलेक्शन कर देते हैं सर। इसमें भी सर ये जो प्रश्न है, इसमें तुक्के लगाने बैठो तो किसी का तुक्का सही लग जाए तो वो सिलेक्ट है, नहीं लगे तो नहीं सिलेक्ट है। कुछ लोग एक्सक्यूज दे सकते हैं कि नहीं नहीं वो तो मतलब क्या है कि आपको स्किप कर देना चाहिए वगैरह। पर अब हर एक क्वेश्चन ऐसे ही है, खासकर पेयर वाले, तो कितना आदमी करे। फिर ये प्रश्न था नॉन फंजिबल टोकन। नॉन फंजिबल टोकन क्या होते हैं? एक तो बिटकॉइन जैसी चीज है जिसको आप करेंसी के रूप में यूज करते हैं, कि मैं आपको एक बिटकॉइन दूं, आप मुझे 15 लाख या इतना सब माल दे दो उसका। नॉन फंजिबल टोकन क्या है कि कोई फोटोग्राफ है डिजिटल, कोई म्यूजिक क्लिप है, उसको हम डिजिटली कि ये मेरा ही माल है ऐसा ऑथेंटिकेट करके उसका टोकन बेचा जाए, ऐसी एक चीज होती। तो उसको हम करेंसी के रूप में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं किसी फोटो को बोलता हूँ कि इसका टोकन 15 लाख का है, आप बोल सकते हैं 30 लाख का है, वो तो डिपेंड करता है आप उसके कितने बड़े फैन हैं। तो वी कैन नॉट यूज देम एज अ मीडियम ऑफ कमर्शियल ट्रांजेक्शन। तो इस कारण से तीसरा स्टेटमेंट गलत था, उस हिसाब से जवाब होता था ये। अब हमने भी बराबर किया था, बाकी भी ने बराबर किया। एक दो कोचिंग वाले बाल की खाल खींचने गए थे, उनका अलग चल रहा था। उसके तो इकोनॉमी के ये जो भी 3-4 सवाल थे उसमें थोड़ी दुविधा अलग अलग चली। उसके बाद एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी में चलते हैं। अब उसमें एक प्रश्न था कि ये रेन फॉरेस्ट और वेटलैंड, वेटलैंड एक जात का किडनी है, तो किडनी का काम क्या होता है? आपके शरीर में जो भी जहरीले द्रव्य है उसको वो फिल्टर आउट करता है, यूरिन पास होता है वगैरह। तो ऐसी कुछ बात है ना कि एक्वेटिक प्लांट से एब्जॉर्ब हैवी मेटल एंड एक्सेस न्यूट्रिएंट, ऐसा उसका कुछ काम है। तो जवाब डी बनता। कुछ लोग सी में गए थे, सो देयर वर सम कन्फ्लिक्ट। उसके बाद ये सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, वो कुछ ऐसा है कि आप नर्सरी में उसका पौधा नहीं सीधा गाड़ दो जमीन में वगैरह, तो उससे क्या कि सीड की रिक्वायरमेंट कम हो, मीथेन प्रोडक्शन कम हो, बिजली खपत कम हो। एंड देन 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कुछ लोग 1 और 2 में गए थे। अब ये अगेन ऐसी बात है, इधर आप बाल की खाल खींचो कि अच्छा कितना पानी जाता है और उसमें डीजल पंप सेट से कितना यूज होता है या इलेक्ट्रिसिटी पंप सेट से। तो उस लॉजिक पे तो फैट टेपरिंग का भी जवाब उसमें कुछ अलग होना चाहिए, तो फिर इसको भी कैंसिल करना था ना। उसके बाद ये इंडियन वाइल्ड लाइफ लॉ के बारे में प्रश्न। अब उसमें थर्ड स्टेटमेंट जैसे कि बात थी कि अगर आपको सिर्फ डर है कि ये जो शेर तेंदुआ है वो हमें खा जाएगा मार जाएगा, तो उसको मार देना चाहिए कि नहीं। अब उस हिसाब से कुछ लोग का अलग चल रहा था, यूपीएससी आंसर की अलग गई। फिर ये जो प्रश्न ज्योग्राफी का है, और उसमें भी जो पेयर टाइप के क्वेश्चन थे, इसमें भी एक दो ऐसे हैं कि वो यहाँ है कि वहाँ है, उस पर दुविधा बने।
एंड देन देयर वर सम कॉन्फ्लिक्ट। तो ये एक प्रश्न। ऐसा एक और भी था, ये जो चाय के कौन कौन से राज्यों में चाय पैदा की जाती है। अब अगर एनसीईआरटी की कोई एक किताब देखो उसमें एक जवाब मिलता है, कोई दूसरी किताब हाई लेवल की देखो उसमें और जवाब मिलता है, नेट पे सर्च करो अलग मिलता है। खैर यूपीएससी ने बोला ये आंध्र, केरला, हिमाचल, त्रिपुरा सब जगह चाय उगाती जाती है। सर इसमें मेरा एक प्रश्न है कि जैसे जो यूपीएससी का पेपर होने के बाद पूरी एक टीम बिठाने के बाद, जैसे अनअकैडमी के तो चलो 4 क्वेश्चन ही गलत हुए, लेकिन इन पूरी टीम बिठाने के बाद जब जो बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान है वो 8-8 क्वेश्चन को गलत कर रही हैं, उनके सामने तो कॉपी और किताबें खुली हुई हैं, तो जब बच्चा पेपर दे रहा है तो वो तो गलती करेगा ही सर। मैं इतना कहूंगा कि वो इस पे भी निर्भर है कि जो कोचिंग चला रहे हैं वो खुद कितने प्रोफेशनली उस पे कमिटेड है। कि अपना तो ठीक है काम, मैं खुद पे अपना सेहरा नहीं बांधता, अपने सभी साथियों का मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रतीक सर हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए सुदर्शन सर, पॉलिटी के लिए हमारे साथ से सर सिद्धार्थ सर से लेके सब लोग जिन्होंने पिछले, हम 2022 की बात करें, 2023 में हमारे साथ और भी लोग जुड़े थे। आतिश माथुर सर, मुदित सर, चंद्रमौली सर वगैरह, आरती मैम। और मैं आपको ये भी बताऊं, दोनों साल अनुज सर हमारे साथ ही थे। वीडियो में दिखे नहीं दिखे वो पूरा मैनेजमेंट का काम और ये सब आंसर की का जो भी नीचे काम होता है डेटा एंट्री से लेके जवाब बनाना सब में। तो ये जितनी एक्यूरेसी अगर अन अकेडमी के सिर्फ 4 गलत हैं तो उनके भी ऊपर काफी श्रेय जाता है। तो वो डिपेंड करता है आदमी खुद कितना कमिटेड है। अब भाई कोचिंग बहुत स्थापित हो गया तो मैं तो देखूंगा नहीं, सेठ बन के घूमूंगा। अगर आप ऐसी एटीट्यूड रखेंगे तो फिर ऑब्वियसली 8 सवाल गलत होंगे। सारे का सारा अगर कंटेंट राइटर पे ही छोड़ दो और चैट जीपीटी पे छोड़ दो तो कैसे हो सकता। खैर अनु सर अभी हिस्ट्री में जाते हैं। ये प्रश्न जो पूछा कि योग वशिष्ठ का अनुवाद, इसमें क्यों जवाब गलत हो रहे हैं कुछ के। सर इसमें तो गलत नहीं होना था, ये तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। और मतलब सीधा सा लॉजिक है कि निजामुद्दीन पानीपती ने, पहले तो सर अकबर के पीरियड को जो है लिटरेचर का गोल्डन पीरियड कहा जाता है, जो पूरा साहित्य उसकी स्वर्णिम काल कहा जाता है। और एक सर लॉजिकल आर्ग्यूमेंट बनता है, ये एक संस्कृत का टेक्स्ट है योग वशिष्ठ, जिसकी वाल्मीकि ऋषि वाल्मीकि ने रचना की थी। अब सर एक हिंदू टेक्स्ट को अगर कन्वर्ट किया जा रहा है जो है पर्शियन में, तो वो अकबर के समय ज्यादा उसके चांसेस हो जाते हैं कन्वर्ट होने के। रीजन क्या है सर? क्योंकि अकबर के समय जो पॉलिसी रही थी, जैसे उसने इबादत खाने को एस्टेब्लिश किया था, इबादत खाने में हिंदूज को जाने की भी परमिशन थी, फिर उसने जजिया कर को भी अबॉलिश किया था। तो एक तरीके से अकबर के पीरियड को मतलब मुगल्स ने एक नई पॉलिसी को डिवाइस किया था, जिसको हम बोलते हैं कि मुगल्स और राजपूत के बीच रिलेशनशिप काफी स्ट्रांग हुए थे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो एक तरह से अकबर की जो पॉलिसी रही थी वो एक लिबरल पॉलिसी रही थी, सहिष्णुता की, टॉलरेंस की पॉलिसी रही थी। तो चांसेस ज्यादा हो जाते हैं कि एक हिंदू टेक्स्ट का कन्वर्जन अगर कराया जा रहा है योग वशिष्ठ का, तो 1597 के आसपास कराया गया था। और ये जो पोइट थे, ये जो निजामुद्दीन पानीपती थे, ये दोनों की कोर्ट में मौजूद थे, जो है अकबर और जहांगीर के उसमें। तो जहांगीर होता तो फिर भी कंफ्यूजन बनता, लेकिन मुझे जो रीजन लग रहा है सर, अगर आप थोड़ा लॉजिकल तरीके से भी सोचते इसके बारे में, एक हिंदू टेक्स्ट का कन्वर्जन पर्शियन में, तो अकबर ही ज्यादा चांसेस हो जाते और वो करेक्ट आंसर भी है। तो मुझे लग रहा है सर जो इसमें दूसरी कोचिंग ने करा, सर मुझे फिर स्पीड का इशू लग रहा है। मतलब मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, स्पीड का इशू, स्पीड का इशू। और सर स्पीड का इशू इतना बड़ा इशू नहीं होता तो आप भी क्यों वो चौथे डायरेक्टिव के रूप में उस वीडियो में बात करते? तो आपने भी कहीं ना कहीं उसको अनुभव किया होगा कि स्पीड के चलते वो हो जाता है रट्टा। अच्छा पर ये चीज दी है एनसीईआरटी या कोई फेमस किताबों में। सर ये उतना एनसीईआरटी में इसका उतना उल्लेख नहीं है सर, योग वशिष्ठ का। असल में तो फिर रियल एग्जाम में क्या होता है कि आप तो स्वाभाविक है हिस्ट्री पढ़ाते हैं, आप तो सब रट के बैठे हैं, बच्चे थोड़े तकलीफ में आ जाते हैं। फिर ये मंगोल वाला इसमें भी काफी दुविधा थी, ये प्रश्न पूछना क्या चाहता है। सर ये तो देखो, इसमें मैं स्पीड का दोष नहीं दूंगा। अब सर इसमें ये था, मंगोल इन्वेजन के बारे में यूपीएससी में 2021 और 22 दोनों में पूछा गया। अगर इसमें पहला स्टेटमेंट देखेंगे कि मंगोल इन्वेजन जलालुद्दीन खिलजी के समय पहला हुआ था, ये तो बिल्कुल गलत है सर। जलालुद्दीन खिलजी का पीरियड चालू हुआ था 1290 में। और पहला जो मंगोलों का आक्रमण हुआ था वो हुआ था 1221 में, चंगेज खान ने किया था इल्तुतमिश के समय। अब सर ये वाला स्टेटमेंट इसलिए गलत है
क्योंकि यूपीएससी ने ये 2022 में पूछा गया प्रश्न है, जबकि यूपीएससी ने 2021 में पूछा था कि चंगेज खान ने अटैक किया था भारत में इल्तुतमिश के समय। तो अगर वो कोचिंग आंसर की वाला जिसने खुद ने 2021 की आंसर की बनाई है और 2021 में उसको पता है कि यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि चंगेज खान ने इल्तुतमिश के समय 1221 में अटैक किया है, तो वो कहाँ वो अपने मतलब सर घोड़े बेच के सो रहा था वो। क्योंकि 2021 में उसने बोला है कि पहला अटैक हुआ था इल्तुतमिश के समय, और अब वो सी को सही मान रहा है, तो उसका कहना है कि अब पहला मंगोल इन्वेजन जलालुद्दीन खिलजी के समय हुआ था। तो सर मतलब आप कुछ इस पे मतलब क्या हाँ, बोलेंगे? वो जैसे वो आप वो चीज थी, जैसे वो माशिर वो फिश है या पक्षी है, ऐसे एक बार पूछा था, फिर दूसरे साल गोल्डन पूछा पास। ये फिश है कि नहीं। हाँ, गोल्डन तो ये पास। ऐसी। जी। तो पुराने पेपर भी अगर सेट करके जाए आदमी, मतलब बार बार उसको सुकून से पढ़ के जाए, तो इट विल हेल्प। तो ये तो फिर इसका मतलब जवाब में क्या बनता है आगे? तो सर इसमें गलती का रीजन क्या रहा कि जैसे जो इसमें कई सारे लोगों को शायद ये भी लगा होगा कि सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत स्टेटमेंट है। अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोल्स ने दिल्ली पे कैप्चर नहीं किया होगा, मतलब ऐसा उनको लगा होगा, जबकि दिल्ली पे कैप्चर किया था अलाउद्दीन खिलजी के समय। सर रीजन ये है कि अलाउद्दीन खिलजी ने काफी सारे रिफॉर्म्स करे थे, खासकर मिलिट्री रिफॉर्म्स। उसने सेना को नकदी वेतन देना चालू किया था, घोड़ों के लिए दान प्रथा उसने चालू करी थी। खुद को वो सिकंदर सानी बोलता था कि मैं पूरी वर्ल्ड को कॉन्कर करूंगा, जैसे अलेक्जेंडर का सपना था। तो इसकी आर्मी बहुत स्ट्रांग थी सर। तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोल्स ने दिल्ली पे कब्जा कर लिया होगा। अरे भाई, जो व्यक्ति इतने ज्यादा सुधार ला रहे हैं, तो वो उसके समय क्यों जो है इस तरह की चीजें होंगी। लेकिन सर जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का अपना अभियान किया था 1303 में, उस समय थोड़े टाइम के लिए टेम्पररी बेसिस पे मंगोल्स का कंट्रोल हो गया था वहां पे। तो आई थिंक इसमें कंफ्यूजन होना थोड़ा सा लाजमी है। लेकिन अगर कोई कोचिंग वाला सी को सही मान रहा है और वो बोल रहा है पहला स्टेटमेंट गलत है, तो मैं उनसे अपील करूंगा कि आप ईमानदारी से खुद ही जो काम करते हो 2021 का उसी को देख लेते, तो आपका ये गलत नहीं होता। जी जी जी। अच्छा, फिर ये था कौटिल्य, इसमें तो बहुत लड़ाइयाँ हुई थी, मुझे याद है। क्या क्या है ये? इसमें तो सर बहुत कॉल्स हुए थे, बहुत लड़ाइयाँ हुई थी। मतलब सीनियर लेवल के हिस्टोरियंस को कॉल मिला दिया था। मुझे याद है जब अपन आंसर की बना रहे थे 5 जून को। सर इसमें पहले वाले ऑप्शन में एम्बिग्विटी इस तरीके से थी कि पहले वाले स्टेटमेंट को सही माना जा रहा था। मतलब ये ऐसा क्वेश्चन था जिसमें चारों डिबेटेबल थे, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। अब सर इसमें लॉजिक ये बन रहा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जुडिशियल पनिशमेंट के रूप में स्लेवरी को एक तरह से ऑथोराइज नहीं किया गया था। एक तरीके से अगर भारतीय परंपरा धर्मशास्त्र वगैरह में भी देखेंगे तो स्लेवरी जो है, दासता जो है, वो एक तरीके से उनको अथॉरिटी कास्ट सिस्टम से मिल रही थी कि कास्ट सिस्टम की जो चीजें होती थी उससे स्लेवरी चालू हो जा रही थी। या जैसे अशोक के पीरियड की बात करूं तो अशोक ने कलिंग के बैटल के बाद काफी सारे लोगों को एनस्लेव किया था। तो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्लेवरी आ रही है। तो एक तो सर सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से स्लेवरी आ रही है, एक मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से स्लेवरी आ रही है, लेकिन जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से स्लेवरी नहीं आ रही है। इस तरह से चाणक्य के अर्थशास्त्र में उसका मेंशन है, तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। अब सर ये होता है ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। तो एक किसी ने हवाबाजी में बोल दिया कि हाँ जुडिशियल पनिशमेंट के चलते भी स्लेवरी आ रही है, तो बाकी लोगों ने भी फिर वो बहती गंगा में हाथ धो लिए कि हाँ भाई ये बोल रहा है पहला वाला अगर सही है तो बाकी के भी सही होंगे। तो उस तरीके से मुझे लगता है इसमें गलती हो गई, लेकिन प्रॉपर रिसर्च इसमें करी जानी थी सर। खैर सर ये क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट था, मतलब पता नहीं यूपीएससी क्यों ऐसे क्वेश्चन को पूछ रहा है। किताबों में इतना तो दिया नहीं होगा इसलिए। हाँ करेक्ट। मतलब सर ये तो ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। अच्छा मित्रों, उसके बाद ये कुछ प्रश्न थे कि ये जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, समंदर की सीमा सीमा के बारे में कानून। एक तो ऐसे प्रश्न हम तकलीफ क्या है कि वर्ड बाय वर्ड पूरी ट्रीटी पढ़ने बैठो, तो उसमें आपके दिमाग के हिसाब से आप क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो तकलीफ होती है। अब इस बार भी 2023 में कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशन और माइग्रेशन और रेफ्यूजी के बारे में कुछ ऐसा है, उसमें भी ऐसी दुविधाएं, कुछ कोचिंग अलग बोलते हैं, कुछ अलग बोलते हैं। एनीवेज, तो ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऐसा कुछ था। अब मैं आपको कहूँगा वीडियो पॉज करके सुकून से इसको एब्जॉर्ब करना, अगले साल कुछ और बदल के पूछा जाए, देन ऑल्सो यू कैन। कि जैसा सर अभी बता रहे थे, वो मंगोल वाले प्रश्न में इल्तुतमिश वाला जो था, तो एलिमिनेशन मेथड में कभी कभी काम आए।
उसके बाद ये प्रश्न था कि ये जो गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर है उसको हम एडवोकेट बोलते हैं और कॉर्पोरेट लॉयर और पेटेंट लॉयर को बोल सकते हैं कि नहीं। अब उसमें ऑफिशियल आंसर की कुछ और बोल रही है और कोचिंग वालों का कुछ अलग चला था। एक तो किताबों में तो इतना दिया नहीं, किताबों में सेकंड स्टेटमेंट दिया है कि बार काउंसिल बराबर है, वो लीगल एजुकेशन का रेगुलेटर है, जैसे वो बाकी चार्टर्ड अकाउंटेंट की संस्था होती है, मेडिकल की संस्था होती है, ऐसा उसका काम है। सो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो उस हिसाब से बी हो सकता था, नहीं तो सी हो सकता। अब कुछ कोचिंग वाले सी में गए पर जवाब सिर्फ बी बनता है, बट फर्स्ट स्टेटमेंट तो दिया ही नहीं किताबों में, तो कौन कर सकता है। फिर ये प्रश्न था मैंडेमस की रीट, अब ये सब लक्ष्मीकांत में दिया, अपन उसने पूछा क्या सेकंड स्टेटमेंट कि ये जो मैंडेमस की रीट है वो कोई कंपनी के खिलाफ नहीं जारी कर सकते, भले वो एक सरकारी कंपनी क्यों ना हो, क्योंकि सरकारी कंपनी में सरकार मालिक है तो जारी कर भी सकते हैं कि नहीं। इस पे भी विद्वानों में मत मतांतर थे। अल्टीमेटली यूपीएससी कुछ अलग दिशा में गई, कोचिंग वाले कुछ अलग दिशा में गए, तो ये रहा था। फिर ये इंडिया सैनिटेशन कोलिशन और ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, मतलब इंडिया ईयरबुक टाइप का प्रश्न, कौन किसका मालिक है, तो उसमें भी कोचिंग वालों का इंटरप्रिटेशन अलग गया, आंसर की कुछ अलग गई। पर इतनी बारीकी से अब याद भी कौन रख सकता है, ऑफकोर्स खैर अब वो पूछ रहे हैं तो ध्यान रखेंगे। खैर तो कुल मिलाकर ये सब हम जोड़ें तो लोएस्ट, कुल मिलाकर 20 ऐसे क्वेश्चन है जहां पर गलतियां, गलतियां भी मैं नहीं बोलूंगा, कुछ की गलतियों की, कुछ लोग तो जेन्युइनली अपने इंटरप्रिटेशन के हिसाब से सही गिन के चले। 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर यूपीएससी के आंसर की कोचिंग वालों के साथ मिल नहीं रही है। और उसमें लोएस्ट एरर की बात करें हम तो अन अकेडमी में सिर्फ 4, हाईएस्ट एरर कुछ ऐसे संस्थान है ये लिस्ट के अंदर जिनके अप टू 8 सवाल गलत है। और कुल मिला के इन सबको क्लब कर दो तो 20 सवाल ऐसे हैं जहाँ कोचिंग वालों का अलग, यूपीएससी का अलग। खैर किसी को हम कीचड़ उछालना उद्देश्य नहीं है, मेरा ये कहना है कि जब आप कट ऑफ गिनने बैठ जाते हैं लेकिन इतने सारे आंसर का तो मैचिंग ही नहीं है, तो आपकी सब एरर कुछ मदद रूप नहीं है। सिर्फ ये सोचना चाहिए कि हम पढ़ के गए थे उसमें से हमने कितना एक्यूरेटली टिक किया और उस हिसाब से अगले साल क्या ध्यान रखना है। पिछले साल भी जो टीम थी उन्होंने जो बेहतरीन ये एक्यूरेट आंसर की बनाई, उन सबको मैं बधाई देता हूँ। और इस साल 2023 की भी हमने आंसर की बनाई है, और इसका तो अभी ऑफिशियल आंसर की अगले साल आएगा, तो होपफुली तब देख लेंगे कि उसमें कितनी एरर थी, बट आई एम श्योर कि एक्यूरेट हमारी सबसे ज़्यादा होगी। सो लाइक दैट इट इज़ प्रूवन कि अन अकेडमी के आंसर की दूसरों से ज़्यादा एक्यूरेट है। लेट्स क्रैक इट। अनु सर, आप कुछ अंत में कहना चाहें बच्चों को? सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, ये जो आपने अपने टेलीग्राम चैनल पे अभी मेंस का हैंडआउट का इनिशिएटिव चालू करा है सर, तो ये क्या है और बच्चों को क्या फायदा होगा? मैं देख रहा हूँ कि आजकल मतलब काफी सारे रीजन है आपके टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के, लेकिन दो रीजन तो बहुत प्राइमरी है। जैसे कि आज भी आपने डाला था स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वैकेंसी आई थी, तो बच्चों को पता ही नहीं होता। उन्होंने यूपीएससी इंटरव्यू, मतलब अगर कोई बच्चे यूपीएससी इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचा है तो वो डायरेक्ट, शायद आप बता रहे थे कि इंटरव्यू दे सकता है, उसको प्रीलिम्स मेंस कुछ नहीं देना होगा। तो एक वो न्यूज होती है जो काम की होती है। और आपने जो मेंस के हैंडआउट्स वगैरह का इनिशिएटिव भी अपने टेलीग्राम पे चालू किया है सर, उससे बच्चों को क्या फायदा होगा? नहीं, वो चीज़ ऐसी है कि जब भी हम प्रीलिम और मेंस का कंबाइन पढ़ाते हैं तो प्रीलिम वाला पोर्शन हावी हो जाता है, मेंस को हम उतना बारीकी से पढ़ा नहीं पाते क्योंकि सब बच्चों की उतनी डेप्थ लेवल नहीं होती। तो इस बार मेंस का अलग करें तो वो कैसे लोग होंगे कि जो प्रीलिम का सब पढ़ के बैठे हैं और अब सुकून से यहाँ आ रहे, तो उनसे एडवांस भी हम कुछ चर्चा करें, दे कैन एब्जॉर्ब एंड अप्रिशिएट। तो इसके लिए जो फ्रेश मैं मेंस के मटेरियल बना रहा हूँ, इसलिए आजकल मैं ये यूट्यूब वगैरह पे कम देखता हूँ। पर वीडियो जितने नहीं दे बना पाता तो टेलीग्राम ट्विटर पे टेक्स्ट द्वारा अपडेट से कुछ ना कुछ एजुकेशनल, कोई वैकेंसी निकलती है, कुछ मीम बनाने होते हैं, तो काम चलते रहता है। खैर मित्रों, तो ये कार्यक्रम सब होते रहते हैं। हमारे साथ जुड़े रहें, अनु सर के भी ट्विटर टेलीग्राम चैनल्स वगैरह को आप फॉलो करें फॉर हिस्ट्री एंड अदर अपडेट्स। लेट्स क्रैक इट। लेट्स